प्रिय बच्चों, आज मैं दिनेश सहगल कक्षा 11वीं व 12वीं में हिंदी विषय से संबंधित अपठित बोध से संबंधित अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कैसे निकाले जाएं या उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, इस पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह प्रश्न जो है वो 11वीं 12वीं कक्षा के साथ ही हिंदी विषय से संबंधित अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और इसके हल करने के तरीके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है। अपठित गद्यांश में पहला शब्द है अपठित। अपठित जो निर्धारित पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो। वह गद्यांश का अर्थ गद्य विधा जैसे कहानी, नाटक, विज्ञान या साहित्य आदि किसी भी विषय से संबंधित लेख का एक अंश। यह किसी पाठ्यपुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, साहित्य आदि किसी भी विषय से संबंधित लेख का एक अंश हो सकता है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक वह प्रश्न होते हैं जो बिना विकल्प के होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से पढ़कर या ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाता है। और दूसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं विकल्प के साथ प्रश्न। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जाता है। यह प्रश्न कक्षा 11वीं और 12वीं में, 11वीं में तो बिना विकल्प के ही प्रश्न अभी तक पूछे जाते हैं और 12वीं में पहले 5 प्रश्न विकल्प के साथ होते हैं और दूसरे 2 प्रश्न जो हैं वो बिना विकल्प के रहते हैं। अब बात करते हैं कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए और दूसरी बात, एक बार पढ़ने के बाद प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए और उन प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर को, जो संभावित उत्तर उस गद्यांश की जिन पंक्तियों में है, उन पंक्तियों को रेखांकित अर्थात अंडरलाइन करते हुए दोबारा पढ़ना चाहिए। फिर जब हमें वो पंक्तियां मिल जाएं जिनमें वो प्रश्नों का उत्तर है, तो हम उन पंक्तियों में से उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह उत्तर हमेशा हमारे अपने शब्दों में होना चाहिए। ज्यों का त्यों हमें प्रश्न का उत्तर वहां से नहीं उतारना है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि उत्तर हमेशा हमें अपने ज्ञान पर आधारित नहीं देना है, बल्कि गद्यांश के आधार पर अर्थात लेखक के अनुसार ही हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है। हम केवल अपने विचार के अनुसार उत्तर उसी स्थिति में देंगे जब प्रश्न में यह कहा गया हो कि आपके अनुसार क्या हो सकता है। एक प्रश्न इसमें शीर्षक से संबंधित होता है। शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर हमेशा 3 या 4 शब्दों तक हो। एक शब्द वाला शीर्षक भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता और पूरी पंक्ति में
जो शीर्षक आए वो भी उचित नहीं होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रश्न के उत्तर का विस्तार। तो जो विकल्प वाले प्रश्न हैं उनका उत्तर तो सीधा है कि वो एक पंक्ति में, दो पंक्ति में, या जो वहां विकल्प दिया गया है उसी के वही उसका उत्तर रहेगा, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 2 नंबर का हो। लेकिन वो प्रश्न जो बिना विकल्प के हैं वहां हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उस प्रश्न के उत्तर का विस्तार क्या रहेगा। तो यदि वो प्रश्न 1 नंबर वाला है तो हम एक पंक्ति में भी उसका उत्तर दे सकते हैं। वैसे 2 पंक्तियों में भी हो जाए तो बुराई नहीं है। और जो प्रश्न 2 नंबर का है उसमें हमें 2-3 पंक्तियों में उसका उत्तर देना है। अब हम इसे एक गद्यांश का उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे। राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। जब मनुष्य एवं समाज अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर देश के व्यापक हित तथा जन कल्याण की ओर अग्रसर होता है, तब इस भावना का विकास होता है। राष्ट्र के सुख में हित प्रत्येक व्यक्ति सुखी और उनके दुख में दुखी रहकर सच्ची राष्ट्रीयता का अनुभव करता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को पाश्चात्य देन कहा जाता है, किंतु भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता का विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की सीमा तक पहुंचा दिया था। अर्थात अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जिस अनेकता में एकता का संदेश है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस सूक्त में मातृभूमि की गौरूप में कल्पना अत्यंत मनोरम है। यह धेन रूपनी पृथ्वी विविध भाषा बोलने वाले तथा नाना धर्मों का पालन करने वाले जनसमूह का भिन्न भिन्न प्रकार से पालन करती है। भारतीय लोकगीतों में राष्ट्रीयता का यही रूप उपलब्ध है, जिसमें अपने इष्ट के लिए दूसरे के अनिष्ट की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। इन गीतों की राष्ट्रीय भावना विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। एक बार पढ़ने के बाद अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमने इस प्रकार सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लिया है। अब गद्यांश को पढ़ने के पश्चात हम इसके प्रश्नों पर जो नीचे दिए गए हैं एक नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीयता कैसी भावना है। दूसरा है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में क्या संदेश निहित है। तीसरा है, भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता के विकास को कहां तक पहुंचा दिया। चौथा है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास कब और कैसे होता है। सातवां है, भारतीय लोकगीतों की विशेषताएं बताइए। तो अब हम इन प्रश्नों को अपने ध्यान में रखेंगे और गद्यांश को एक बार फिर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उन पंक्तियों को रेखांकित भी करेंगे जहां हमें इन प्रश्नों के उत्तर संभावित दिखाई दें। दोबारा हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीयता कैसी भावना है। हाँ, इस पंक्ति में है इसलिए इसको हम रेखांकित कर लेंगे। जब मनुष्य एवं समाज अपने क्षुद्र स्वार्थों को त्याग कर देश के व्यापक हित तथा जन कल्याण की ओर अग्रसर होता है, तब इस भावना का विकास होता है। इन पंक्तियों में भी हमें प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीयता की भावना का विकास कब और कैसे होता है, दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों को भी अंडरलाइन कर लेंगे। आगे है, राष्ट्र के सुख में हित प्रत्येक व्यक्ति सुखी और उनके दुख में दुखी रहकर सच्ची राष्ट्रीयता का अनुभव करता है। आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को पाश्चात्य देन कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 5, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कहा जाता है? इस पंक्ति में उत्तर है, अंडरलाइन कर लेंगे। किंतु भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता का विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की सीमा तक पहुंचा दिया था। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व, इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जिस अनेकता में एकता का संदेश है वह अत्यंत दुर्लभ है। प्रश्न नंबर 2, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में क्या संदेश निहित है? यहाँ है, इसे भी हम रेखांकित कर लेंगे। इस सूक्त में मातृभूमि की गौ रूप में कल्पना अत्यंत मनोरम है। या ध्येन रूपनी पृथ्वी विविध भाषा बोलने वाले तथा नाना धर्मों का पालन करने वाले जन समूह का भिन्न भिन्न प्रकार से पालन करती है। भारतीय लोकगीतों में राष्ट्रीयता का यही रूप उपलब्ध है, जिसमें अपने इष्ट के लिए दूसरे के अनिष्ट की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है। इन गीतों की राष्ट्रीय भावना विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ हमें प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिखाई दे रहा है, भारतीय लोकगीतों की विशेषताएं। इन्हें भी अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमने ये सारी रेखांकित कर ली। अब हम एक एक प्रश्न का उत्तर इन पंक्तियों में से बनाएंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीयता कैसी भावना है? तो राष्ट्रीयता कैसी भावना है, इसका उत्तर हमें कहाँ मिला था? पहली ही पंक्ति में, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, इसलिए इसका ख विकल्प ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में क्या संदेश निहित है? इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश के मध्य रेखांकित की गई पंक्ति में है, जो पंक्ति इस प्रकार है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में जिस अनेकता में एकता का संदेश है वह अत्यंत दुर्लभ है। इस पंक्ति के आधार पर प्रश्न नंबर 2 का ख विकल्प ही सही उत्तर लग रहा है, तो यही हम टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारतीय मनीषियों ने शताब्दियों पूर्व राष्ट्रीयता के विकास को कहां तक पहुंचा दिया था? इस प्रश्न का उत्तर 5वीं पंक्ति में, जो हमने पहले ही रेखांकित की है, उसमें है, जो पंक्ति इस प्रकार है, भारतीय मनीषियों ने शताब्दी पूर्व राष्ट्रीयता का विकास कर उसे अंतर्राष्ट्रीय और विश्व बंधुत्व की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ग सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। किसी भी गद्यांश का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द पूरा गद्यांश घूमता हो, अर्थात वो केंद्र बिंदु हो। इसलिए दिए गए विकल्पों में से घ ही फिट बैठता है, यही इसका शीर्षक हो सकता है। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर चौथी पंक्ति में है, जो इस प्रकार बनेगा, आधुनिक युग में राष्ट्रीयता की भावना को पाश्चात्य सभ्यता की देन कहा जाता है, जो कि हमारे अनुसार शायद सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी इसी तरह से हम बनाएंगे और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर इस प्रकार रहेगा, जो हमने अंतिम पंक्तियों में रेखांकित किया था। भारतीय लोकगीतों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय लोकगीतों में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है। राष्ट्रीयता की भावना भी ऐसी जो विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करती है। तो इसी तरीके से आप न केवल कक्षा 11वीं और 12वीं के हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बल्कि आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को हिस्सा लेना होता है और वहां पर भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें भी हल करना होता है। जय हिंद, जय हिमाचल।